गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 11th क्लास में आपको सार्थक अंकों के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको त्रुटियों के बारे में बताया था, एरर के बारे में बताया था। जो एरर होती हैं वो कैसे होती हैं और उनको दूर भी किया जा सकता है तो किस प्रकार, और जो त्रुटि होते हैं वो प्रतिशत त्रुटि होती है वो किस प्रकार निकालते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ गए थे। अब आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो सार्थक अंक होते हैं वो क्या होते हैं और सार्थक अंकों की इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और सार्थक अंकों की हम पहचान कैसे करते हैं। तो देखो आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सार्थक अंक होते हैं वो होते क्या हैं। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक क्या होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो देखो, कोई भी जो भौतिक राशि होती है, जब उस भौतिक राशि का हम किसी मापक यंत्र से, किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका मापन करते हैं, जब भौतिक राशि का मापन करेंगे तो जो माप होगी, माप की यथार्थता की एक सीमा होती है। किसी भी मापक यंत्र से मापेंगे तो यथार्थता की एक सीमा होती है। यथार्थता क्या होती है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यथार्थता क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि की यथार्थता वह मान होती है या वह यह व्यक्त करती है कि जो मापित मान है वो उसके वास्तविक मान के कितना निकट होता है, वह बताती है यथार्थता। उसके बारे में एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, एक जो सेना का कैडेट वाला। तो अब सार्थक अंक क्या होती है, तो ये जो यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक होती है, जब कोई भी भौतिक राशि मापते हैं तो उसमें जो एक अंक होता है वो आपका संदिग्ध अंक होता है। कैसे? जैसे हम ये कहें कि किसी एक छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर है। जब किसी भी छड़ की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर है, ये हमने मापी है, तो इसमें 2.5 तक तो हमारा मान बिल्कुल कन्फर्म है। ये तो यथार्थ है कि इतना तो है ही, लेकिन जो 2 अंक है ये इसमें संदेह है, इसमें डाउट है। हो सकता है कि 2.51 या 2.53 सेंटीमीटर के अगर बीच में भी कोई हो, वो अगर 2.52 के निकट हो, फिर भी हम उसे कितना कह देते हैं, 2.52 सेंटीमीटर कह देते हैं। तो जो हमारा जो 2 अंक है ये क्या करता है, ये संदिग्ध अंक है, ये केवल एक आकलन देता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं, इस 2 को बोलते हैं संदिग्ध अंक, डाउटफुल डिजिट। ये डाउटफुल डिजिट होता है। तो इसमें जो लास्ट का जो अंक होता है वो तो एक संदिग्ध अंक होता है, और जो ये वाले जो अंक होते हैं ये यथार्थ अंक होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक की क्या हो गई परवाह, या सार्थक अंक किन्हें कहते हैं? तो किसी भी मापी गई राशि में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अगर हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी 3 होगी, क्योंकि 2 तो यथार्थ अंक है और एक ये सार्थक अंक है। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या है? किसी भी मापी गई राशि में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक तथा पहले संदिग्ध अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो सार्थक अंक हैं तो इनकी विशेषता क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं सार्थक अंक की। तो सबसे आपकी जो पहली विशेषता है कि जो सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक जो होते हैं वो जो मापक यंत्र होता है वो उसकी अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं, अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। तो जो सार्थक अंक हैं, सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करते हैं। तो अल्पतमांक क्या होती है, तो अल्पतमांक समझते हैं। जैसे एक मीटर स्केल है या मीटर पैमाना है, तो मीटर पैमाने से जब हम लंबाई मापेंगे तो वो दशमलव के एक स्थान तक मापेगा। जैसे हम ये कहें कि 2.5 सेंटीमीटर है किसी भी छड़ की लंबाई, जब 2.5 सेंटीमीटर है तो ये जो मापेगा वो दशमलव के 1 अंक तक ही तो माप रहा है, ये दशमलव के 2 स्थानों तक नहीं माप सकता है। तो इसमें जो कमी रहेगी
वो कम ज़्यादा जो होगा वो अंतर रहेगा, वो 0.1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो ये इसकी कहलाएगी अल्पतमांक। जैसे हम ये कहें कि जो वर्नियर कैलिपर्स से अगर कोई भी लंबाई मापी जाए, जब वर्नियर कैलिपर्स से मापेंगे तो हम ये कह दें वो दशमलव के 2 स्थानों तक मापता है, तो 2.52 सेंटीमीटर उसने माप दी। तो इसकी जो अल्पतमांक होगी वो अब जो 2.5 तो कन्फर्म मापता ही है, लेकिन अब जो डाउट होगा तो वो 0.01 का होगा। ये 2.53 भी हो सकता है, 2.51 भी हो सकता है। तो इसकी जो माप होगी वो कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसकी कहलाएगी अल्पतमांक। यही अगर हम स्क्रू गेज से माप दें तो ये जैसे हम माप 2.523 सेंटीमीटर, तो 2.52 तो कन्फर्म है, तो इसमें केवल डाउट है 2.524 भी हो सकता है, 2.522 भी हो सकती है। तो ये जो मापेगा तो इसमें कितना अंतर रहा, प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर का। तो ये इसकी हो जाएगी अल्पतमांक। अल्पतमांक समझ गए। तो जो सार्थक अंक जो होते हैं, सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार निर्भर करती है ये भी बताते हैं कि जैसे हमने अभी जैसे बताया था कि हमने 1 मीटर स्केल से किसी छड़ की लंबाई मापी है, वो 2.5 सेंटीमीटर है, और इसी छड़ की लंबाई ये हमने किससे माप दी है, ये हमने मीटर स्केल से मापी है। और हम इसे जब वर्नियर कैलिपर से मापते हैं 2.52 सेंटीमीटर माप दी, ये मैंने आपकी वर्नियर कैलिपर्स से मापी। अब जो है, अब इसके बाद में हम स्क्रू गेज से मापेंगे। जब हम स्क्रू गेज से मापेंगे तो 2.523 सेंटीमीटर मापी। तो इसमें जो है अल्पतमांक वो 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी जो अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, इसकी अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं दूसरी, कि जो सार्थक अंकों की अब दूसरा जो गुण है या दूसरी जो विशेषता है वो क्या है। दूसरी विशेषता ये है कि सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम ये कहें कि एक जो छड़ की लंबाई है वो 2.52 सेंटीमीटर है। जब इसकी लंबाई 2.52 सेंटीमीटर है तो अगर हम इसे मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25.2 मिलीमीटर हो जाएगा। इसे अगर मीटर में लिखना चाहें तो 0.0252 मीटर हो जाएगा। तो देखो इसमें दशमलव बिंदु की स्थितियां बदल गई, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें भी सार्थक अंक 3 है, इसमें भी सार्थक अंक 3 है, और इसमें भी सार्थक अंक 3 है। तो दूसरा गुण हो गया आपका कि सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो गुण है आपका, तीसरा गुण क्या है, किसी भी मापी गई राशि में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। तो सार्थक अंकों की जो संख्या है, सार्थक अंक जितने अधिक होंगे वह राशि उतनी ही कैसी होगी, यथार्थ होगी। तो सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह राशि उतनी ही यथार्थ कैसी होगी। यथार्थ का मतलब उसके वास्तविक मान के निकट होगी। कैसे, जैसे हम ये कहें कि जो एक ट्रक है, उस ट्रक का जो द्रव्यमान है वो है आपका 2400 किलोग्राम, 2400 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है।
अब देखो, जब हमने उसे मापा तो हो सकता है कि जो उसकी यथार्थता हो, जिस मापक यंत्र से मापेंगे उसकी जो यथार्थता है वो 100 किलोग्राम हो। 100 किलोग्राम होगी तो इसका जो संभावित मान होगा वो प्लस माइनस 100 किलोग्राम का अंतर होगा। मतलब हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2500 किलोग्राम भी हो सकती है, इसकी 2300 किलोग्राम भी हो। तो जो 2400 किलोग्राम है वो 2500 किलोग्राम या 2300 किलोग्राम के दोनों के निकट है। जब ये दोनों के निकट होगा तो हमने इसे कितना लिख दिया, 2400 किलोग्राम। तो इसकी जो यथार्थता है वो कितनी हो गई, 100 किलोग्राम। अब इसे हम ऐसे मापक यंत्र से मापते हैं कि इसकी जो यथार्थता है वो 10 किलोग्राम ही हो। जैसे इसका जो वास्तविक जो वैल्यू है वो आपकी है 2400 किलोग्राम और हमने प्लस माइनस 10 किलोग्राम के अंतर से मापा। तो अब हो सकती जो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो सकती है 2390 किलोग्राम हो सकता है कि 2410 किलोग्राम हो। तो इसमें जो आपका जो अंतर है वो कितने का है, वो 10 का है। 2390 किलोग्राम 2410 किलोग्राम ये दोनों ही 2400 के निकट होंगे, तभी हमने इसे 2400 किलोग्राम लिख दिया। तो अब जो है ये इसकी जो है यथार्थता वो कितनी हो गई, 10 किलोग्राम। अब हम एक ऐसे से मापते हैं या मापक यंत्र से कि उसकी यथार्थता 1 किलोग्राम ही हो सकता है कि जो 2400 किलोग्राम है आपका जो द्रव्यमान वो प्लस माइनस 1 किलोग्राम हो सकता है कि 2399 किलोग्राम भी हो सकता है कि 2401 किलोग्राम भी हो। तो इसकी जो यथार्थता होगी वो कितनी होगी, 1 किलोग्राम होगी। अब देखो, अब हम ये बात करते हैं कि जो सार्थक अंक हैं वो जितने अधिक होंगे यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। वो कैसे, तो देखो होता क्या है कि जो कोई भी भौतिक राशि हो उसे हम हमेशा जो उसकी जो इकाई जो अंक होगा पहले अंक के बाद तुरंत हम दशमलव लगा दें, एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, उसके बाद में शेष अंकों को लिखें और उन्हें 10 की घात के रूप में लिख दें, अर्थात कोटि मान के रूप में लिख दें। तो जो भौतिक विज्ञान में हमेशा किसी भी राशि को कोटि मान में ही लिखा जाता है। तो कोटि मान में जब लिखेंगे, जैसे हम इसे ही लिखें कोटि मान में, या कोई भी भौतिक राशि है जैसे हम ये लिख दें 36, 56, इसे अगर हम कोटि मान में लिखें इसे सही रूप में तो 3.656 गुणे 10 की घात 3 लिखेंगे। तो इसे हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं और दशमलव हमेशा कहाँ होता है, एक अंक के तुरंत दाहिनी ओर। तो एक अंक के तुरंत बाद दशमलव अंक लिखा जाता है, उसके बाद शेष अंक, उसके बाद हम गुणे 10 की घात 3 के रूप में लिखते हैं। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो देखो, जब इसे हम लिखेंगे आपको 2.4 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। तो अब जब इसकी जो यथार्थता होगी तो इस माप जब हम इसकी यथार्थता निकालेंगे तो जो यथार्थता होगी वो कितने अंक तक है, दशमलव के एक स्थान तक मापी गई है। जब दशमलव के एक स्थान तक होगी तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात 3, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। और ये दशमलव के अगर 2 स्थानों तक मापी गई है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2.40 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। तो जब हम इसकी यथार्थता निकालेंगे तो ये आपकी जो यथार्थता होगी वो कितनी होगी, 0.01 गुणे 10 की घात 3, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। इसकी जब यथार्थता इसे जब कोटिमान में लिखें, मान से दशमलव के 3 स्थानों तक मापी गई है तो 2.400 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम। तो जब हम इसकी यथार्थता निकालेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 0.001 गुणे 10 की घात 3, अर्थात कितनी आ जाएगी, 1 किलोग्राम। तो देखो इसकी जो यथार्थता है 100 किलोग्राम और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। इसकी यथार्थता है 10 किलोग्राम और जो सार्थक अंकों की संख्या है 3, और इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 4 और यथार्थता कितनी है, 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से देखते हैं कि सार्थक अंक जितने अधिक होंगे वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है तो यथार्थता अधिक है, यथार्थता कम है। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या बढ़ गई, यथार्थता भी बढ़ गई। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है, यथार्थता भी बढ़ गई। तो इस तरीके से
तो सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं उसमें उसकी जो यथार्थता होती है वो उतनी ही अधिक होती है। ये आपका गुण हो गया तीसरा। तो अब आपका जो चौथा गुण है वो चौथा क्या है? चौथा ये है कि जो सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम। देखो, तो अब ये पॉइंट समझते हैं कि जब कोई भी राशि है, कोई संख्या है, उसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। वो कैसे? तो देखो, जैसे हमने एक छड़ ली और उसकी जो उस छड़ है उस छड़ की लंबाई को हमने मापा। तो जो छड़ की लंबाई है, तो जो छड़ है उस छड़ की लंबाई हमने जब मीटर स्केल से मापी तो वो 2.5 सेंटीमीटर थी। फिर उसे हमने वर्नियर कैलिपर से मापा तो 2.52 सेंटीमीटर। फिर उसे मैंने स्क्रू गेज से मापा 2.520 सेंटीमीटर। इतना माप लिया। अब हम इन तीनों की हम प्रतिशत त्रुटि निकालें। तो जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो जो प्रतिशत त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाता है आपका अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100। वास्तविक मान गुणे 100। तो जब निकालेंगे तो ये इसकी हम बता चुके अल्पतमांक। तो इसकी जो अल्पतमांक होगी दशमलव के एक स्थान तक है तो इसकी अल्पतमांक होगी 0.1। तो ये हो जाएगी 0.1 बटे वास्तविक मान कितना है 2.5 और गुणे 100। तो ये आपकी आ जाएगी 4%। अब इसकी निकालते हैं। तो इसकी जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि, जब इसकी हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या होगा? अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100। तो इसकी जो अल्पतमांक है दशमलव के 2 स्थानों तक मापी गई है तो 0.01 बटे 2.52 गुणे 100। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.4% लगभग। तो ये आपका 0.4% लगभग आ गया। इसी तरीके से इसकी जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो ये आएगा, ये दशमलव के 3 अंकों तक मापी गई है तो इसकी जो अल्पतमांक होगी वो 0.001 होगी। तो इसकी अल्पतमांक 0.001 अपॉन 2.520 इंटू 100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.04% लगभग में आएगी। कर लेना अपना सॉल्व। तो अब देखो, तो जब अब देख रहे हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 4%। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें ये प्रतिशत त्रुटि 0.4। सार्थक अंकों की संख्या और बढ़ गई, प्रतिशत त्रुटि और कम हो गई। तो तभी ये गुण है अगला कि सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उस माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। तो देख रहे हैं कि सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती गई और प्रतिशत त्रुटि आपकी घटती चली गई। तो ये आपके हो गए सार्थक अंकों की विशेषताएं। अब बात करते हैं, जब कोई संख्या होगी तो उस संख्या में हम सार्थक अंकों को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानते हैं सार्थक अंकों की संख्या को, उसकी बात करते हैं। तो उसके भी नियम है। तो सार्थक अंकों की पहचान के जो नियम है वो आपके बताते हैं। लगभग 6 नियम है। जो 6 नियम है वो कौन कौन से आपके हैं सार्थक अंकों की पहचान के नियम? तो पहला जो नियम होगा वो क्या है कि जो कोई भी संख्या हो उसमें सभी के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक क्या होते हैं? आ मीन्स नहीं, शून्य मीन्स शून्य। जिसमें शून्य ना हो अर्थात 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक जो अंक होंगे वो क्या कहलाते हैं? अशून्य अंक। और शून्य तो है ये शून्य। तो अगर किसी भी संख्या में जो कोई भी संख्या उसमें सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 54, 68 है और 5 है तो 54, 685 है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें सभी के सभी अंक हैं वो अशून्य अंक हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी।
ये हो गई सार्थक अंकों की संख्या। दूसरी बात कि सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम जी लिख दें कि 56.25 या 5.625, इन दोनों में, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो दोनों में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो आपकी कितनी हो गई? 4। दूसरा जो रूल है आपका वो क्या है? दूसरा रूल ये है कि जो संख्या है किसी भी दशमलवहीन संख्या में, अर्थात उसमें दशमलव ना हो, तो दशमलवहीन संख्या में जो अशून्य अंकों के बीच में जो भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम ये कहें 2008, तो ये दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आए तो ये सार्थक अंक होंगे। तो ये इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। अब जो तीसरा है, तीसरा रूल ये है आपका कि जो भी अशून्य अंक हैं, अशून्य अंकों के बाद अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो अशून्य अंकों के बाद अंत में आने वाले शून्य, जैसे हम ये कहें कि ये संख्या, तो ये अशून्य अंकों के बाद और अंत में आए हैं शून्य, तो अशून्य अंकों के बाद अंत में जो शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी 3 होगी। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3। परंतु होता क्या है कि यदि यही संख्या किसी राशि पर आधारित हो, किसी मापी गई राशि पर आधारित हो, एक निश्चित माप पर आधारित हो, तो ये शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक दिन में जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं? तो 86,400 सेकंड होते हैं। तो 86,400 सेकंड है, ये एक निश्चित माप पर आधारित संख्या है। तो अशून्य अंकों के बाद अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझ गए? इसके बाद में जो अगला रूल है आपका चौथा, अगला रूल ये है कि जो दशमलव बिंदु के पहले, दशमलव बिंदु के पहले यदि अशून्य अंक नहीं है, मतलब क्या है? शून्य, तो उसके बाद में दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर अशून्य अंकों के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हम ये कहें 0.00803, इसमें ये क्या है? दशमलव बिंदु के पहले यदि अशून्य अंक ना हो, मतलब दशमलव बिंदु के पहले क्या हो? शून्य के बाईं ओर, तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंकों से पहले के शून्य ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपकी कितनी होगी? 3 होगी। ये है। अब इसके बाद में बात करते हैं 5वें अंक। तो अगला जो आपका है वो है 5वां कि जो अशून्य अंक हैं, अशून्य अंकों के बाद के शून्य परंतु दशमलव बिंदु से पहले के शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम ये कहें 86,400.00, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो ये क्या है कि अशून्य अंकों के बाद के शून्य परंतु दशमलव बिंदु से पहले के, मतलब बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये अगला जो रूल है आपका, अगला ये है कि दशमलव वाली संख्या में, जो दशमलव वाली संख्या होगी तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के दाहिनी ओर के अंत में जो आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम ये कहें कि 8.5600, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 3 3 2 5 होगी। तो क्या नियम है कि दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर
जो हैं उनके अशून्य अंकों के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 है। इस तरीके से आप इन 6 नियमों से सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि जो सार्थक अंक हैं, इन सार्थक जब कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसमें निरर्थक अंकों को किस प्रकार छोड़ते हैं। तो निरर्थक अंकों को छोड़ना, तो अब मैं बात करता हूँ जो निरर्थक अंक हैं, निरर्थक अंक को छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? तो निरर्थक अंक को छोड़ना, तो देखो जैसे कोई एक संख्या है, ये है 8.34, तो इसमें हमें केवल 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो इसमें जब हमें केवल 2 सार्थक अंक रखने हैं और हैं अभी कितने? 3, तो एक को छोड़ना होगा। तो हम जब 4 को छोड़ेंगे तो किस प्रकार छोड़ते हैं? तो हम देखते हैं कि जो ये 4 है ये 5 से बड़ा है या छोटा है। यदि ये अंक जो है ये 5 से छोटा है तो इस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, 8.3 ही लिखेंगे। अगर यही पर ये जो अंक है लास्ट वाला ये 5 से बड़ा होता, यदि ये 5 से बड़ा होता तो हम इसमें एक जोड़ करके लिखेंगे। तो 8.3 की जगह इधर पे एक जोड़ देंगे तो इसे हम कितना लिख देंगे? 8.4। इस तरीके से हम लास्ट का अंक छोड़ते हैं। अगर 5 से छोटा है तो ज्यों का त्यों, अगर 5 से बड़ा है तो एक जोड़ करके लिख देते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 5 ही है लास्ट में, अगर अंत का अंक आपका 5 ही है तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे? तो जैसे हम ये लिख दें कि 2.635, इसमें अभी सार्थक अंकों की संख्या 4 है और हमें कितने सार्थक अंक रखने हैं? केवल 3 सार्थक अंक रखने हैं। तो हमें 5 को छोड़ना होगा। जब 5 को छोड़ेंगे तो हम इसे लिख देंगे 2.64। तो कैसे छोड़ते हैं? तो 5 के पहले का अंक देखेंगे। तो 5 से पहले का अंक यदि विषम है तो हम एक जोड़ कर लिख देंगे, और यदि सम है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे 2.645 होता तो इधर पे हम इसे 2.64 ही लिखा रहने देते, क्योंकि तो हम 5 से पहले का अंक देखते हैं। अगर वो विषम है तो एक जोड़ करके लिख देंगे, अगर ये सम है तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो है वो क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट ये है कि यदि जो संख्या है और उसमें हमें अंत में 5 है और 5 के बाद भी कुछ अशून्य अंक हैं, 5 के बाद भी अगर अशून्य अंक है तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम 5 से पहले के सम और विषम नहीं देखते हैं, सीधा एक जोड़ देते हैं, चाहे सम हो या फिर विषम हो। जैसे हम ये कहें 8.36513 ये, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है अभी 3 3 6 है और हमें केवल सार्थक अंकों की संख्या 4 रखनी है। तो 5 के बाद में भी तो अशून्य अंक है, तो 5 के बाद भी जो अशून्य अंक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो 5 से पहले हम सम और विषम नहीं देखते हैं, तो हम सीधा 8.3 एक जोड़ करके लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे? 8.37 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हम निरर्थक अंक होते हैं, ये इस प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जब 2 संख्याएं हैं दशमलव वाली और उनको जोड़ दिया जाता है या फिर घटा दिया जाता है, तो जोड़ने और घटाने पर जो परिणाम आता है, तो जो परिणाम आता है उसे हम किस प्रकार लिखते हैं? उसे कितने दशमलव अंक के बाद लिखते हैं, ना कितने सार्थक अंक रखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो अब तो जब अगर कोई जो राशि है या कोई संख्या है, अगर हम उन्हें जोड़ देते हैं तो जोड़ने से जो परिणामी आता है, तो जो परिणामी लिखेंगे उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम अंक हो दशमलव के बाद। जैसे एक क्षण है या एक क्षण की जो लंबाई है वो है आपकी 38.5 सेंटीमीटर और एक क्षण की लंबाई है आपकी
4.43 सेंटीमीटर और एक की है आपकी 2.538 सेंटीमीटर। अब कहें हम इनको जोड़ दें, ऐड कर दें। जब इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो होता क्या है कि हम 0 मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में 0 नहीं होता है, क्योंकि इसके 5 के बाद का जो अंक है वो अज्ञात है। और अज्ञात में जब हम ज्ञात चीज़ को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो परिणाम ही आएगा, वो अज्ञात ही तो आएगा। अगर हम x में 4 जोड़ दें तो क्या आएगा, पता नहीं, x के इसकी जो वैल्यू आएगी वो अज्ञात ही तो होगी। तो ऐसे ही इसमें भी हम कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इधर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है आगे। तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे 8 3 3 6 5 4 9 5 14 8 1 9 4 13 2 15 और 3 1 4, ये इतने सेंटीमीटर आया। लेकिन वास्तव में इसका ये जो मान है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि इधर के जो अंक है, ये वाले जो अंक हैं, ये हमको पता ही नहीं है। जब ये हमको पता ही नहीं है तो इनमें ये अज्ञात अंक होंगे। तो जब ये अज्ञात अंक होंगे तो फिर हम ये कैसे निर्धारण कर दें कि ये सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अभीष्ट जो वैल्यू होगी इसकी, जो अभीष्ट जो आंसर होगा वो हम कितना लिखेंगे, तो हमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने हैं जितने की सबसे कम अंक वाली कोई संख्या में हो। तो देखो, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 है और इसमें दशमलव के बाद 3 है। तो सबसे कम जो दशमलव के बाद अंक है वो इसमें है। और कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। तो इसमें हम केवल दशमलव का 1 अंक बाद तक ही आंसर लिखेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे 45.5, क्योंकि 4 है और ये जो है ये 5 से बड़ा है। तो हम ये कितना लिख दें, 45.5 सेंटीमीटर। ये होगा आपका अभीष्ट मान। ये तो हो गया जोड़ने का, बिल्कुल सेम ऐसा ही है घटाने का। अब मैं बात करता हूँ गुणा की या भागफल की। अगर 2 राशियाँ हैं या 2 संख्याएं हैं, दशमलव में हैं, उनको हम गुणा कर दें या भाग कर दें, तो जब गुणा या भागफल करेंगे तो जो परिणाम ही आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही लेंगे जितने की सबसे कम अंकों वाली, कम सार्थक अंकों वाली माप में हो। जैसे हम ये कहें कि एक कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ है या एक आयताकार पटल है, तो उसकी जो लंबाई है वो लंबाई आपकी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। और हम ये कहें कि जो उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी हो गई 1.43 सेंटीमीटर। तो हम ये कहें कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगी 2.5 गुणे 1.43। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 7 107, 10 25 से कम 25 10 35 और 2 1 3 अंक बाद दशमलव। तो ये आएगा आंसर। लेकिन ये आंसर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये आपका आया है 3.575 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो अब देखो हम ये देखते हैं कि सबसे कम सार्थक अंक किस में है, तो सबसे कम सार्थक अंक लंबाई में है। कितने हैं, 2। तो ये जो हम आंसर लिखेंगे केवल 2 सार्थक अंकों तक ही लिखेंगे। तो इसकी जो अभीष्ट वैल्यू होगी, आपकी जो अभीष्ट मान होगा वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणनफल और भागफल वाला सेम है। इसमें जब हम अभीष्ट मान लिखते हैं, जो परिणामी लिखते हैं, वो सबसे कम सार्थक अंक वाले अंकों में ही लिखते हैं। जितने की जो माप है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही परिणामी में भी कम सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सार्थक अंक पूरे कंप्लीट हो गए। सार्थक अंक कैसे पहचानेंगे, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद अगले टॉपिक पर मिलते हैं। वो आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है आपका विमीय विश्लेषण। तो अगले वीडियो में मैं आपको विमीय विश्लेषण के बारे में बताता हूँ बहुत अच्छे से।